हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर हब यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कोशिका या सेल के बारे में। कोशिका या सेल से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। पार्ट 1 में हमने ये देख लिया था कि कोशिका क्या है, कोशिका का सिद्धांत क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका के कौन कौन से प्रमुख कोशिकांग होते हैं, और इन कोशिकांगों में हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के बारे में, सेल वॉल या कोशिका भित्ति, केंद्रक या न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इस वीडियो में हम लाइसोसोम यानी लयनकाय, सेंट्रोसोम यानी तारककाय, सिलिया और फ्लैजेला, रिक्तिका या वैक्यूल्स, लवक या प्लास्टिड्स के बारे में देखेंगे। और आखिर में हम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होते हैं और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और कोशिका से संबंधित पार्ट 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप साइंस, पॉलिटी या संविधान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और हमें कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन करता है तो आप कहेंगे लाइसोसोम। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम कोशिका के अंदर के उस अंग को नष्ट कर देते हैं जो काम करना बंद कर देता है। और अगर पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है यानी पूरी कोशिका ही कार्य करना बंद कर देती है तो यह लाइसोसोम फट जाता है और इससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है। अगला कोशिकांग है गाल्जी उपकरण या गाल्जी बॉडी। इसकी खोज 1898 में कैमिलो गाल्जी ने की थी। यह पदार्थों का परिवहन करने का काम करता है, अर्थात यातायात में सहायक है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे गाल्जी बॉडी या गाल्जी उपकरण को। याद रखिएगा, गाल्जी उपकरण की खोज 1898 में कैमिलो गाल्जी ने की थी, क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पदार्थों का परिवहन करने का कार्य कोशिका के अंदर गाल्जी उपकरण या गाल्जी बॉडी करता है, इसीलिए इसे यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। अगला कोशिकांग है तारककाय या सेंट्रोसोम। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह बेलन जैसी रचना है। यह केंद्रक के पास मौजूद रहती है। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कोशिका विभाजन में सहायता करने वाला कोशिकांग कौन सा है, आप कहेंगे कि तारककाय या सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में मदद करता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तारककाय या सेंट्रोसोम किस प्रकार की संरचना होती है, आप कहेंगे यह बेलनाकार या बेलन जैसी संरचना होती है। आपसे प्रश्न यह भी बन सकता है कि क्या तारककाय जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिकाओं या एनिमल सेल्स में पाया जाता है, यह पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो अगला कोशिकांग है वैक्यूल्स
या रसधानी यह एक निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो कि झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है। रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है, इसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि रसधानी या वैक्यूल्स एक निर्जीव रचना होती है और इसमें जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि रसधानी जंतुओं में छोटी होती हैं और पादपों में बड़ी होती हैं। देखिए, ये है प्लांट सेल या पादप कोशिका और ये है एनिमल सेल या जंतु कोशिका। पादप कोशिका में रसधानी यानी वैक्यूल्स साइज में बड़ी होती है और एनिमल सेल में वैक्यूल्स का आकार या रसधानी का आकार पादप कोशिका की अपेक्षा छोटा होता है। चित्र में भी आप देख सकते हैं। अगला कोशिकांग है लवक या प्लास्टिड। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है अवर्णित लवक या ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा है वर्णित लवक या क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के बारे में सबसे पहले देखेंगे। यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है। इसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। हरित लवक को पादप का रसोई घर कहते हैं। इसे पादप का रसोई घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पादप के लिए भोजन का निर्माण करता है और यह पत्ती और तनों में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, लवक 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है अवर्णित लवक या ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा है वर्णित लवक या क्रोमोप्लास्ट। तीनों ही लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पादपों के पत्ती और तने वाले भागों में पाया जाता है और यह भोजन का निर्माण करता है, इसलिए इसे पादप का रसोई घर कहा जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। दूसरा है अवर्णित लवक या ल्यूकोप्लास्ट। यह रंगहीन लवक है, यानी इसका कोई भी रंग नहीं होता। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जैसे जड़ें, भूमिगत तना, और इसे भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक कहा जाता है। अभी हमने देखा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट भोजन निर्माण का काम करता है, इसीलिए इसे रसोई घर कहा जाता है। इसी तरह अवर्णित लवक या ल्यूकोप्लास्ट भोजन को संग्रहित करने का काम करता है, इसीलिए इसे भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक कहा जाता है। अगला लवक है वर्णित लवक या क्रोमोप्लास्ट। यह रंगीन लवक होते हैं। यह लवक रंग प्रदान करता है, जैसे पुष्प, बीज आदि। टमाटर में लाइकोपीन नाम का वर्णित लवक या क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन नाम का वर्णित लवक पाया जाता है और चुकंदर में विटानिन नाम का वर्णित लवक या क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षाओं में बार बार ये पूछ लिया जाता है कि टमाटर में कौन सा वर्णित लवक या कौन सा क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। तो आप कहेंगे टमाटर में लाइकोपीन वर्णित लवक पाया जाता है। या आपसे पूछ सकता है कि गाजर में कौन सा वर्णित लवक पाया जाता है, तो आप कहेंगे गाजर में कैरोटीन नाम का वर्णित लवक पाया जाता है। अब देखिए प्लास्टिड्स के तीनों प्रकार ये हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, दूसरा है अवर्णित लवक या ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा है वर्णित लवक या क्रोमोप्लास्ट। तो ये तीनों याद रखिएगा। अगला कोशिकांग है सिलिया या फ्लैजेला। यह सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ये संरचना है सिलिया और इसे कहा जाता है फ्लैजेला। अब देखिए, हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अर्ध विकसित होती हैं,
जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक भी अविकसित होता है, इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि राइबोसोम 80S प्रकार का होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन का काम इसमें सेंट्रोसोम या तारक काय के माध्यम से होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के उदाहरण हैं बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के उदाहरण हैं पौधे और जीव। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अर्धविकसित कोशिकाएं होती हैं, इसमें केंद्रक भी अविकसित होता है। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है और इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं, इसमें केंद्रक भी पूर्ण विकसित होता है। राइबोसोम 80S प्रकार का होता है, इसमें कोशिका विभाजन होता है, श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसके उदाहरण हैं पौधे और जीव। अब हमें जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल और पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में अंतर देखना है। तो देखिए, जंतु कोशिकाएं यानी एनिमल सेल में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। हमने पार्ट 1 में जब कोशिका चैप्टर की शुरुआत की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के साथ ही साथ कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल भी पाई जाती है। दूसरा अंतर है युगलीना के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह की कोशिका में लवक यानी प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, यानी जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड्स या लवक अनुपस्थित होते हैं सिवाय युगलीना के। तो युगलीना को याद रखिएगा, ये जंतु कोशिकाओं में एक्सेप्शन है जिसमें लवक यानी प्लास्टिड पाया जाता है। बाकी जंतु कोशिकाओं में लवक यानी प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं, जबकि सभी पादप कोशिकाओं में लवक या प्लास्टिड उपस्थित होते हैं, यानी सभी पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। 3 प्रकार के लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जिनमें पहला है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णित लवक और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट या वर्णित लवक। तीसरा अंतर है जंतु कोशिका या एनिमल सेल में सेंट्रोसोम यानी तारक काय व सेंट्रियोल यानी तारक केंद्र उपस्थित होते हैं, जबकि पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में सेंट्रोसोम या तारक काय व सेंट्रियोल यानी तारक केंद्र अनुपस्थित होते हैं। अब देखिए, चौथा अंतर है जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में रिक्तिकाएं या रसधानियां नहीं पाई जाती हैं। कभी कभी कुछ में अनेक छोटी छोटी अस्थायी रिक्तिकाएं या रसधानियां पाई जाती हैं। तो जंतु कोशिका या एनिमल सेल में रिक्तिकाएं या रसधानियां नहीं पाई जाती, लेकिन अगर जंतु कोशिका या एनिमल सेल में रसधानियां या रिक्तिकाएं पाई जाएंगी तो वो छोटी छोटी और अस्थायी रसधानियां पाई जाती हैं। पादप कोशिका में रसधानियां या रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। पादप कोशिका में 1 से 3 तक बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं या रसधानियां स्थायी रूप से पाई जाती हैं, यानी जंतु कोशिका में रसधानियां या रिक्तिकाएं छोटी छोटी होती हैं और अस्थायी होती हैं, जबकि पादप कोशिका में या प्लांट सेल में रिक्तिकाएं या रसधानियां बड़ी बड़ी होती हैं और 1 से लेकर 3 तक हो सकती हैं और स्थायी रसधानियां इसमें पाई जाती हैं। पांचवा अंतर है जंतु कोशिका या एनिमल सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी पूर्ण विकसित एवं स्पष्ट होता है, जबकि पादप कोशिका या प्लांट सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी बॉडी अल्प विकसित और छितरे हुए होते हैं और इन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। छठवां अंतर है जंतु कोशिका या एनिमल सेल में लाइसोसोम अथवा लयनकाय पाए जाते हैं,
जबकि पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में लाइसोसोम अथवा लयनकाय नहीं पाए जाते हैं, कुछ विशेष कोशिकाओं को छोड़कर। तो इस तरह से हमने सेल या कोशिका चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। कोशिका को हमने 2 पार्ट्स में देखा। पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से जाकर पहला पार्ट देख सकते हैं। ये था पार्ट 2। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।